हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया जो है टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, जो कि होगा यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम 3284 का पद जो है फरवरी में होना है प्रस्तावित, मतलब उसका डेट, एग्जाम डेट आ गया है जो फरवरी में होना। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के, तो देखिए इस बुक के माध्यम से अगर हम देखें तो इसमें 7 साल पेपर दिया गया है प्लस 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, 7 साल पेपर जो अभी तक जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए बने हैं, ठीक है, वो सभी जो इसमें कवर किया गया है एक साथ। और अगर हम देखें तो इसमें सातों जो पेपर है, सॉल्व पेपर, इसमें आप 29 जून को जो हुआ था पेपर अभी हाल ही फिलहाल में मेंस एग्जाम का, वो इसमें कवर किया गया है। फिर 9 जनवरी को जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था वो कवर है। इसके बाद 27 अगस्त में जो 2023 में पेपर हुआ था वो कवर किया गया इसमें। इसके बाद फिर 4 जनवरी को जो 2020 में पेपर हुआ, ठीक है, 2 पाली में हुआ था जनवरी में 2020 वाले पेपर में, और फिर 2016 और 2015 का पेपर। तो इसमें जो इधर साइड के जो पेपर हैं ज़्यादा पुराने, वो उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मतलब कि उस नया पैटर्न, नया चेंज, सब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं अभी फ़िलहाल। यूपी ट्रिपल एस में पूछने का तरीका भी चेंज हो गया है। तो हम इन जो है जो ये सॉल्व पेपर है इनको हम कवर करेंगे सबसे पहले, फिर जो 10 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब ये जो सॉल्व पेपर है इसको कवर करना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना उसमें यह ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है या पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है या पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है, इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जो है आपका पेपर कवर करना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही से हम शुरुआत करेंगे, और ये जब 4 पेपर हम कवर कर लेंगे इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पूरी बुक एक साथ हम कवर कराएंगे। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये परीक्षा जो हुआ था 29 जून 2025 में, उस पेपर को देखेंगे आज पूरा टोटल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले हिंदी के पेपर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था एग्जाम में, आया था कि हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसमें चंद्र बिंदु क्या है? ये जो चंद्र बिंदु प्रयोग किया गया है इसमें हंसना में, ये इसका नाम क्या है, मतलब इसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप जब ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एक तरीके से आंकड़ा लग जाएगा कि इस जूनियर असिस्टेंट के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है और हमें को कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, इसको कहते हैं अनुनासिक। आंसर ए पार्ट सही है। ठीक है, हंसना शब्द में जो चंद्र बिंदु लगा है इसको हम कहते हैं क्या? अनुनासिक कहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे अनुनासिक क्या है, तो जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, और इसका संकेत इस तरीके से लगता है। अगर आपको इस तरीके से चंद्र बिंदु कहीं मिल जाए तो इसका मतलब कि ये अनुनासिक स्वर इसमें लगे, जैसे हंसना, आंगन, कांपना, गांव, दांत, ये सभी जो है इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया क्वेश्चन है, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है? तो उनको हम जानते हैं किस सर्वनाम से। अब इस तरीके से एक तरीके से ये क्या है, परिभाषा पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, पुरुषवाचक जिन सर्वनाम का प्रयोग हम कहने सुनने वाले के स्थान पर करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, मैंने, हम लोग, आप, आपको, उसका, उसकी, ये सभी क्या हो जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इन सभी का परिभाषाओं को आपको पढ़ना है, उससे संबंधित उदाहरण देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता? ठीक है, यहाँ पे देखिए पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, इस प्रकार के जो भाषाएं हैं वो आपको जरूर पढ़ना है, और सभी भाषाओं के और जो बोलियां हैं उनको भी आपको कवर करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे कौन होगा जो पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाएगा या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता? देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली आता है, अवधी आता है, छत्तीसगढ़ी आता है, लेकिन ब्रज जो है ये पूर्वी हिंदी में नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रज किस हिंदी के अंतर्गत आता है? तो ब्रज बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है।
बाकी पूर्वी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दाऊदी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प इनमें से कौन सा है? परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला दिया गया कि हिंदी की लिपि संस्कृति के समान देवनागरी है, जो कि बिल्कुल सही है परिभाषा, ठीक है। दूसरा है भाषा ध्वनियों के लेखन चिन्ह को लिपि कहा जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा है भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया गया है ये क्या है? भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं, तो ये गलत है, तो ये गलत वाला हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। असंगत विकल्प कौन सा है? सी हो जाएगा। बाकी पंजाबी लिपि जो है गुरुमुखी व उर्दू की फारसी है, तो ये भी सही है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि असंगत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है एला, पर्यंक और मशक शब्दों का सही तद्भव रूप पूछा गया था। तद्भव तत्सम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आपको तद्भव तत्सम तैयार रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ पे बताना है कि ये जो 3 शब्द हैं इनके तद्भव क्या होंगे। एला का तद्भव क्या होता है? तो एला का तद्भव होता है इलायची। क्या होता है? इलायची होता है एला का तद्भव। इसके अलावा पर्यंक, पर्यंक का तद्भव क्या होता है? पर्यंक का तद्भव होता है पलंग, ठीक है। पर्यंक क्या है? पर्यंक जो है एक प्रकार का ये तत्सम है, तो इसका तद्भव पलंग हो जाएगा। और मशक दो दिया गया है, मशक का होता है मच्छर, इसका तत्व क्या होता है? मच्छर। तो इलायची, पलंग, मच्छर, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका बहुत ही सुटेबल है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से बना था। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? ठीक है, देखिए संज्ञा तो चीज हो गई, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार के उदाहरण ये आपको तैयार करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो व्यक्तित्व शब्द किस प्रकार के संज्ञा का भेद दर्शाता है, तो ये हो जाता है व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का भाव दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। व्यक्तित्व शब्द जो है संज्ञा का भाववाचक भेद दर्शाता है। भाववाचक संज्ञा जो होता है किसी गुण, भाव, दशा या अवस्था को दर्शाती है, और व्यक्तित्व शब्द किसी व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र और गुणों के समूह को दर्शाता है। तो इसलिए एक यह भाव या अवस्था, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 उष्ट शब्द का तत्सम, उष्ट शब्द जो है तत्सम है तो गायक शब्द क्या है, ये हमें बताना था। इस प्रकार क्वेश्चन जो है आया था। तो यहाँ पे उष्ट शब्द जब तत्सम है तो गायक शब्द क्या हो जाएगा, तो गायक शब्द भी क्या है? तत्सम है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। उष्ट शब्द तत्सम है तो गायक शब्द क्या है? तत्सम है, ये भी। चलिए मृदु का विलोम कटु है तो ह्रस्व का विलोम क्या होगा, ये क्वेश्चन बना था क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए मृदु का विलोम अगर कटु है तो हमें यहाँ ह्रस्व का विलोम बताना। ह्रस्व का विलोम हो जाएगा दीर्घ। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, तो यहाँ पे ह्रस्व का विलोम दीर्घ हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। और गुरु का विलोम लघु, लघु का विलोम गुरु, रुदन का विलोम हसन और ह्रस्व का विलोम दीर्घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है, ठीक है। अब प्रत्यय में आपको तद्धित प्रत्यय जरूर पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है। यहाँ पे दिया गया सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, फिर दिया गया सुनार, लुहार, कुम्हार, फिर दिया गया सर्दी, गर्मी, गरीबी, फिर है मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा, फिर इसके बाद है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाएगा बेमेल, इसमें बताना था कौन सा बेमेल है, तो यहाँ पे कोई एक दूसरे के बेमेल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ई पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सब में देखिए अंत में यहाँ ता 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 ता, इसमें अरा रा रा, मतलब एक तरीके से सब बन रहा है। जैसे सर्दी है तो इसमें देखिए दी है, गर्मी है, फिर गरीबी है, मतलब ई बन रहा है इसमें। फिर है पा, इसमें पा बन रहा है, मतलब आ बन रहा है, ठीक है। आ बन रहा है, इसमें छोटा आ बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अशुद्ध वाक्य किसमें से बताना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था रमेश की तो अकल मारी गई है, दूसरा है आकाश में झंडा लहरा रहा है, तीसरा मुझे हिंदी आती है, चौथा है मुझे आपका काम अच्छा लगा। इसमें से बताइए कौन सा गलत वाक्य। गलत वाक्य करेंगे तो बी पार्ट गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। बी पार्ट की अगर हम बात करेंगे गलत है। इसका अगर हम सही रूप देखें तो इसका क्या हो जाएगा, आकाश में झंडा फहरा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, लहरा रहा है, तो लहरा रहा है ये गलत है, ना कि लहरा रहा की जगह पे फहरा रहा होना चाहिए, झंडा फहरता है। तो आंसर हो जाएगा ये सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। चलिए
कौओं से कोसे ढोर नहीं मरते, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है इसका ये लोकोक्त है, इसका अर्थ कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते। देखिए लोकोक्त का भी एक आपको मिल गया, ये एग्जाम में पूछे गए लोकोक्त है, मतलब पूछा गया है, तो आपको लोकोक्त तैयार करना है, ठीक है। कोई एक आपको मिलेगा और एक एक करके ही क्या होता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जब आप एक एक करके हर टॉपिक को तैयार करेंगे तभी आपका एग्जाम जो है निकल पाएगा, ठीक है। तो पढ़ना सभी टॉपिक को है, और सर अगर टॉपिक छोड़ेंगे, अगर उससे क्वेश्चन बन गया एक, तो आपका एक नंबर चला जाएगा। चलिए, कौओं के कोसे ढोर ढोर नहीं मरते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा, लोकोक्त का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बुरे की बुराई से अच्छे को हानि नहीं होना, इसका यह अर्थ बनता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा। देखिए प्रत्यय से दूसरा क्वेश्चन आ गया, प्रत्येक विकल्प का कौन सा इसमें से असंगत प्रत्यय। यहाँ पे अगर देखें तो कौनते, पाथे, राधे, एक सभी एक समान प्रत्यय हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय जो है एक अलग अलग जो है एक तरीके से ये शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो डी ऑप्शन है। इन तीनों में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ए प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। इन तीनों में से कौन सा प्रत्यय लगा, तो ए प्रत्यय लगा। और राष्ट्रीय में अगर हम देखते हैं प्रत्यय, तो यहाँ पे ई ए प्रत्यय लगा है, ई ए। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई जो है ये अलग हो जाएगा, बाकी सारे सेम है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द खटवा का तद्भव। देखिए दूसरा क्वेश्चन तत्सम से आपके सामने, तो देखिए तत्सम आपको तैयार करना है, प्रत्यय आपको तैयार करना है। जिस टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। खटवा का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, खटवा का तद्भव होता है खाट, और यहाँ पे दिया गया डी पार्ट में, तो डी पार्ट करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, वो हवा से बातें कर रहा है, वो हवा से बातें कर रहा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, ठीक है। इसमें से शब्द शक्ति बताना था, ठीक है। अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो इसका जो मूल्यांकन हो, ये क्वेश्चन जो था, इसको मूल्यांकन से यूपी SSS ने बाहर कर दिया था और सभी को समान अंक दिए थे, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे इसका देख सकते हैं और जो है व्याख्या, तो आपको इसमें जो है ये थोड़ा क्या था, त्रुटिपूर्ण था, इसलिए इसमें समान अंक सबको दिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा इसमें से। देखिए अशुद्ध, अहल्या जो लिखा हुआ है शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, साप भी शुद्ध लिखा है, आप्लावित भी, लेकिन अभ्यर्थी देखिए आपको गलत लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट है, अभ्यर्थी। अभ्यर्थी हम किस प्रकार लिखते हैं सही रूप से, ये इस प्रकार सही रूप से लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। यहाँ पे हमें बताना है कौन सी वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब यहाँ पे देखिए तालाब बनवाया जा रहा है तालाब, यानी कि ये किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, आंसर यहाँ पे ए पर राइट है। क्योंकि अब प्रेरणार्थक क्रिया है, आपको ये पढ़ना है, आपको ये परिभाषा याद करना है, आपको परिभाषा देख के बाद इसके उदाहरण देखना है, तो ये आपका काम है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। वह क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। जैसे बनवाया जाता है, खुदवाया जाता है, तो जैसे भी क्या तालाब यहाँ पे बनवा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग को दर्शाता है, ठीक है। इसमें से उपसर्ग, देखिए उपसर्ग प्रत्यय दोनों होता है, तो इस तरीके से उपसर्ग से क्वेश्चन बन गया। उपसर्ग की बात करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सजल जो शब्द है बी पार्ट, ये क्या है, ये उपसर्ग को दर्शाता है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है और उसका क्या करता है, अर्थ बदल देता है, उसे एक नया अर्थ देता है। जैसे सजल में सा उपसर्ग लगता है और जल शब्द है, सा उपसर्ग है जल शब्द, तो इस प्रकार आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अब सहा नहीं जाता, ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। अब सहा नहीं जाता अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, भाव झलक रहा है, भाव बताया जा रहा है, तो भाव वाच्य हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता, उसे भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन पूरा हम डिस्कस करेंगे, तो चिंता मत करिए, वीडियो से बने रहिए एंड तक और भरपूर फायदा लीजिए। चलिए, परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण इनमें से बताना था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसमें क्या, अगर हम यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन सही है, ज्यादा, 5 किलो और कम, ये क्या है, ये परिमाण दर्शा रहा है, तो इस प्रकार आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब परिमाणवाचक क्या है, विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करता हो, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। चलिए, अत्युष्म का शुद्ध संधि विक्षेप एवं संधि क्या होगा। आप देखिए संधि से भी एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे पूछा गया
अत्युष्म का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अति प्लस ऊष्म। अब देखिए अति प्लस ऊष्म चारों में लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा सही है, तो वो सही है आपका डी ऑप्शन वाला, सॉरी माफ करिएगा, अति प्लस ऊष्म, अत्युष्म बड़ा ऊ है तो यहाँ पे डी नहीं सही होकर आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये आएगा यड़ संधि के अंतर्गत, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बाड़ाहत में समास कौन सा है। बाड़ाहत, बाड़ाहत में समास की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास है, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। बाढ़ विग्रह अगर करते हैं समास विग्रह तो बाढ़ से हत होगा, जिसमें जो है क्या है तत्पुरुष समास हो जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। शब्द शक्ति के अगर हम देखेंगे भेद की बात कर रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या है, शब्द शक्ति के 3 भेद होता है, ठीक है। आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। कौन कौन सा, अविदा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार के शब्द शक्ति के भेद होते हैं। चलिए देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प बताना है, इसमें से देशज शब्द कौन कौन सा है, कुछ ऑप्शन में दिया गया है, फटाफट, खचाखच और डांडी, ये तीनों क्या है, ये देशज शब्द का उदाहरण है, आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए मूक का विलोम शब्द क्या है। मूक का विलोम शब्द क्या होता है, मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। मूक मतलब नहीं बोलना और वाचाल में बहुत ज्यादा बोलना, तो इस प्रकार यहाँ पे इसका विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल। चलिए ये एक विराम चिन्ह पूछा गया था, ये किस प्रकार का विराम चिन्ह, इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है, इस तरीके से आया था तो यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ होता है इतश्री। ये विराम चिन्ह क्या है, ये इतश्री होता है, इसका आंसर ए पार्ट इसका राइट है, इतश्री, ठीक है। चलिए आदि का विलोम अंत, तो अथ का विलोम क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है अथ का विलोम। अथ का विलोम होता है इत, अथ का विलोम क्या होता है, इत होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, असंगत पर्याय इसमें से बताना है कौन सा एक दूसरे से नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए चिकुर, कुंतल, सिरोरु और अलग, 3 प्रकार का दिया गया है। इसमें अगर हम देखा जाए चिकुर, कुंतल और सिरोरु अलग, ये क्या है, ये तीनों बाल के पर्यायवाची हैं, ये चारों बाल के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर देखा जाए तो असंगत पर्याय कोई नहीं है। अगर हम देखें तो इसमें इसको यूपी ट्रिपल एससी ने मूल्यांकन से इसको बाहर करते हुए सभी को समान अंक दिया था, ठीक है। चलिए पैर से लेकर सर तक वाक्य के लिए एक शब्द, पैर से लेकर सर तक वाक्य के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द है आपादमस्तक, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है जल शब्द क्या है। जल शब्द क्या है, किस प्रकार का शब्द है जल। जल की अगर हम बात करेंगे तो ये एक रूढ़ शब्द है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। रूढ़ शब्द कौन होते हैं, जिनको हम विभक्त नहीं कर सकते, मतलब जिन्हें 2 सार्थक खंडों में विभक्त नहीं कर सकते, उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे कान, हाथ, बल, जल, घर, घन आदि जो होते हैं रूढ़ शब्द। अभ्यागत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा। अभ्यागत का पर्यायवाची पाहुन होता है, आगंतुक होता है, मेहमान भी होता है। यहाँ पे अगर हम देखें आतिथ्य जो दिया गया ये नहीं होता, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आतिथ्य जो होता है क्या होता है, ये सत्कार का पर्यायवाची होता है, तो इस प्रकार ये अलग है, बाकी सारे एक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 30 क्वेश्चन ये हिंदी के इस तरीके से 29 जून के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, जो आपने देखा इस तरीके से आपको तैयार करना है। अब जो बाकी 15 क्वेश्चन आने हैं वो आपके रीजनिंग से आने हैं, और रीजनिंग आप इस तरीके से खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आप इसको लगाइएगा। हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप इसको पॉज करिएगा, वीडियो लगाइएगा, फिर आगे चलिएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। लगा के इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दिया गया है इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 बताना जिनमें से किसी तरह के 3 समान है और चौथा इससे अलग है। अब विषम को चुनना है, माया, भ्रम, पहचान, माति भ्रम, इनमें से कौन सा एक अलग है। अलग वाला यहाँ पे देखा जाए तो मति भ्रम और भ्रम और माया तीनों एक हैं, लेकिन पहचान क्या है, अलग है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपको लगाना है, यहाँ पे क्वेश्चन है और इसका आपको लगा के जो है उत्तर बताना है, ठीक है। आप इसको लगाइएगा, फिर इसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। आप लगाया, क्यों सही है ये ऑप्शन, आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे बताना है क्या आएगा, असंगत संगत बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप करिएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका सोल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से विकल्प चुनना है जिसमें तीसरे और चौथे शब्द के समान संबंध, जैसे डर्मेटोलॉजी का संबंध त्वचा से, वैसे पल्मोनोलॉजी का संबंध किससे है, इन ऑप्शन में से बताना है। तो डर्मेटोलॉजी जहाँ पे त्वचा का अध्ययन करते हैं,
तो त्वचाओं के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कैसे, उसी तरीके से हम फेफड़े का अध्ययन, फेफड़ा मतलब लंग्स इंग्लिश में, तो पल्मोनोलॉजी जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और फेफड़े का अध्ययन, इनकी बीमारियों का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं पल्मोनोलॉजी। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, फेफड़ा संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपको करना है। यहाँ पे 4 अंक वाली सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं और कितनी पुनरावृत्ति के बनाई जा सकती हैं, यहाँ पे बताना है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब इस तरीके से इसका कुछ सोल्यूशन दिया है, आप लोग इसको देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इस तरीके से दिया गया है, आपको इसको करना है। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आंसर इसका सही है बी ऑप्शन, को आप करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कुछ इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर भी आपको इसको करना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 है, ये देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, आप इसको लगाइएगा। चलिए इस तरीके से लगा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कुछ इस तरीके से दिन पूछा जाता है, दिवस से क्वेश्चन आपको बनेंगे रीजनिंग में, तो यहाँ पे आंसर इसका सही है बी ऑप्शन, करिएगा। इसका सोल्यूशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, चलिए एक घड़ी से क्वेश्चन आया था इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 अगर देखें तो इसका आंसर क्या है, तो ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। यहाँ पे इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप लोग इसको करिएगा। यहाँ पे इसका 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर सी पार्ट करेक्ट है, 20%। चलिए इस तरीके से ये लगा हुआ सोल्यूशन देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िएगा फिर लगाइएगा। 42 का हम आंसर बता दे रहे हैं, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही है 42 का। अब आप इसको करके लगाइएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, लगाइए, इसके बाद आंसर बताइएगा। यहाँ पे इस तरीके से सोल्यूशन दिया गया। चलिए 43 है, नीचे दिए गए 4 शब्द हैं अंग्रेजी शब्दकोश के हैं, उनको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, डिक्शनरी के माध्यम से मैं इसको अगर हम टेबल करते हैं कि पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद फिर दूसरा हमें बताना है कि क्या आ जाए। यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा तो रॉम्बस्टस आएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो पहला कौन आएगा, पहला आ जाएगा आपका रोमानियन, इसके बाद दूसरे पर रोम्बस्टसियस आएगा, फिर तीसरे पर आ जाएगा आपका, तीसरे पर कौन आ जाएगा, रूमिनेट आ जाएगा। ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, चौथा र्यूमर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला प्रश्न आपको उत्तर आकृति को चुनना है, प्रश्न आकृति में निहित है, उसको बताना है किसमें से कौन सा जिसमें उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिया गया है। ठीक है, आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट वाला अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसमें आपको आकृति दिख जाएगी, इस तरीके से है, फिर ये जाता है इस तरीके से, फिर ये जाता है इस तरीके से। तो देखिए आपको यहाँ पे बी पार्ट वाला मिल जा रहा है, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, जो कि आपको ब्लड रिलेशन से पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा। आंसर इसका क्या सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप इसको लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि कौन सी भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय, अब ये 45 तक आपका क्या था, जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, अब आपका आ गया जीएस के क्वेश्चन। तो चलिए जीएस को हम देखते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद करने के लिए मेटी द्वारा शुरू की गई एआई संचालित पहले, इस प्रकार जीएस का क्वेश्चन बना था, जो कि आपका एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भाषिनी नाम है, आंसर सी ऑप्शन राइट है। आप एक्सप्लेन देख लेते हैं। मेटी क्या है, मेटी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसने भारतीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट के लिए जो एआई संचालित पहल शुरू की है वो है भाषिनी की बात करेंगे तो वो मेटी की नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत विकसित की गई है और इसे रियल टाइम भाषाएं अनुवाद सहित अनेक एआई मॉडल प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, ये 47 क्वेश्चन है, संसदीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार युवा संसद किशोर सभा कक्षा 9 से लेकर 12 के लिए बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यह बताना था। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना था। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया था। अब इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन को यूपी SSSC ने मूल्यांकन से बाहर करते हुए सभी को समान अंक दिया गया है। क्यों, इसका हम एक्सप्लेन देख लेते हैं क्यों दिया गया। देखिए एक्सप्लेन की बात करेंगे तो संसदीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार युवा संसद किशोर सभा कक्षा 9 से 12 के लिए,
अगर हम देखेंगे तो 12 में विकल्प डी गलत कथन है। डी क्या है? भागीदारी प्रतिवर्ष प्रति संस्थान केवल एक सत्र तक ही सीमित है, जो कि ये गलत है। भागीदारी प्रतिवर्ष एक से अधिक किशोर सभा तक सत्र आयोजित कर सकते हैं, अर्थात भागीदारी प्रति संस्थान एक सत्र तक सीमित नहीं है। दिशा निर्देश स्पष्ट करते हैं और की पंजीकरण कई बार किया जा सकता है अलग अलग बैच के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कथन वाला ही बताना था, इस प्रकार इसको क्या किया गया था, इस मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा करने के लिए दिसंबर 2005 में, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था इस वाले जून 2025। तो देखिए, जो गरीबी आकलन हुआ था 2005 में, वो उसके जो अध्यक्षता किया था विशेषज्ञ समूह का, उनका नाम था प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर। ठीक है, तेंदुलकर समिति एक आई थी, तो यही थे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और यह समिति 2009 में जो है अपनी रिपोर्ट के साथ सामने है, जिसे आमतौर पर तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह क्वेश्चन बना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? इनमें से, ठीक है, भाषा जो जोड़े गए हैं अभी तक भारतीय संविधान में, उन सभी को आपको तैयार करना कि मूल रूप से कितने थे, बाद में कितने जोड़े गए, कब जोड़ा गया, ये सभी आपको जो है प्रिपेयर रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाए? कौन सी भाषा इसमें से नहीं जोड़ी गई थी, उसका नाम क्या है? तो वो भाषा है इसमें से अगर देखा जाए तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से संथाली, बोडो, मैथिली, डोगरू सभी जोड़ा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपका जब ये प्रिपेयर होगा तभी आपका जो है ये कर पाएंगे। तो अब मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी? पहले जब तैयार हुआ तब तो 14 भाषाएं थी। बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया, और वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या भी कितना है? 22 है। तो 22 भाषाओं को आपको तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से बताना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? इस तरीके से क्वेश्चन बना था। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है अपना, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो कितना है? 3:2 में रहता है। ठीक है, कभी भी जब भी बनाया जाएगा तिरंगे को 3:2 में सही रूप से उसका बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और कब अपनाया गया था तिरंगे को? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह ध्वज जो है पिंगली बंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 आता है भारतीय रिजर्व बैंक के आय, पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण यानी IRC के विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत वह अवधि कितनी है जिसके बाद कोई भुगतान नहीं किए जाने पर ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति मतलब कि NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो कितने दिन के बाद अगर भुगतान नहीं करता है तो उसको NPA अकाउंट में बैंक जो है डाल देता है, ये बताना था बेसिकली। आंसर यहाँ पे 51 का क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। और 90 दिन तक अगर भुगतान नहीं करता है तो उसके बाद उसको हम उसको किस में डाल देते हैं? तो उसको हम डालते हैं मतलब NPA अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन। भारतीय रिजर्व बैंक के आय, पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण मतलब IRAC मतलब कि इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार यदि कोई ऋण 90 दिनों तक बकाया रहता है अर्थात उसमें कोई भुगतान नहीं होता तो उसे गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि NPA के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? क्वेश्चन बना था इकोनॉमी से, क्वेश्चन आपको बहुत भारतीय मौद्रिक नीति जो भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ मौद्रिक नीतियां उनको आपको पढ़ना है, उनको आपको ध्यान में रखना, उससे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट, नैतिक प्रत्यायन जो है ये इसका मात्रात्मक उपकरण नहीं है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षण अनुपात, खुला बाजार परिचालन
एक मात्रात्मक उपकरण है जिनका उपयोग व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जबकि नैतिक प्रत्यायन यानी कि मोरल सुएसेशन, ठीक है, सुएसन एक गुणात्मक उपकरण है। ये क्या है? ये नैतिक प्रत्यायन नहीं है। नैतिक प्रत्यायन जो है क्या है? मात्रात्मक उपकरण न होकर यह गुणात्मक उपकरण है जिसका प्रयोग ऋण की दिशा गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? अब यह क्वेश्चन भूगोल से है, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बना था। किस नदी का उद्गम स्थल, अब जितनी नदियां हैं इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनका उद्गम स्थल अमरकंटक पठार से कौन निकलती हैं, हिमालय से कौन निकलती हैं, ये आपको तैयार रखना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक पठारी से। अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी और यह पठार विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है। नर्मदा नदी जो है पश्चिमी वाहिनी नदी है क्योंकि भारत की अधिकतर नदियां जो है पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती इसके अपवाद हैं, दोनों पश्चिमी बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? अब ये देखिए इतिहास से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था, ठीक है। सतनामी आंदोलन क्या है, किसने इसकी स्थापना की थी मध्य भारत में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घासीदास। घासीदास थे जिन्होंने सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। अब इसके बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना संत गुरु घासीदास जो कि 1756 से लेकर 1850 तक थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की थी। इनके नाम से कॉलेज भी बने हुए हैं, गुरु घासीदास के नाम से। इन्होंने समाज में फैली छुआछूत, जातिपात, अंधविश्वास का विरोध किया। इन्होंने सतनाम यानी कि सत्य का नाम को ईश्वर मानकर सतनाम पंथ की स्थापना की और उनके अनुयायी सतनामी कहलाए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बना था, ठीक है। स्पेशली देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ में पूछा जाना चाहिए था, मतलब छत्तीसगढ़ के स्पेशल पेपर में पूछा जाना था, लेकिन इसमें पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना सब है इस में। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कुछ मिलान करने के लिए आया था। इस तरीके से संविधान के अनुच्छेद और उनके प्रावधानों से मिलान करने के लिए पूछा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 14, 21, 26, 44। देखिए इसमें आपको कुछ मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, जिससे आपको मिलान करने के लिए पूछा गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो अनुच्छेद 14 में क्या वर्णन है, तो ये अनुच्छेद 14 जो है मूल अधिकार है। विधि के समक्ष समता का इसमें जो है प्रावधान किया गया। तो विधि के समक्ष समता जो है किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। तो यहाँ पे इसका सी हो जाएगा, तो बी का थर्ड हो जाएगा। अनुच्छेद 26 में क्या होता है? अनुच्छेद 26 भी मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका पहला। फिर अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी का 4। इस प्रकार मिलान करने के लिए आपको संविधान से क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको एक ही प्रश्न में लगभग 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए अभी एक ही प्रश्न में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं मिलान करने से माध्यम से। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको तैयार रखना है, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, ये भी संविधान से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। तीसरा है लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया। चौथा है चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे अब बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। अगर हम यहाँ देखें तो केवल यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। बाकी जो है इसमें क्या है? पहला जो दिया गया है वो गलत है। पहला क्या है? ये गलत है, ये कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। इसका बेसिकली आंसर क्या है? ए पार्ट सही है। अब क्यों गलत है? क्योंकि भारत में अगर वर्तमान में देखेंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी हैं। बाकी सारे विकल्प हैं, ठीक है। दादरा नागर हवेली और दमन दीव एक ही में है। चलिए अगला प्रश्न, रेल बजट का 2016-17 में शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य गति प्रतिबंधों को हटाकर पारंपरिक ट्रेनों को MEMU या DMU से बदलकर ट्रेन की गति बढ़ाना है? वो कौन सा पहल इसके लिए शुरुआत किया गया था 2016-17 में? तो उस पहल का नाम था मिशन रफ्तार, ठीक है। उस पहल का नाम क्या था? मिशन रफ्तार। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन, 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, अब देखिए 2025 में पेपर बना और पूछा कब गया करंट अफेयर 2023 का, तो आपको पिछले साल के पिछले वाले भी मोटा मोटा जो है उसको आपको तैयार रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई, विशेष रूप से पेरिस समझौता और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण के संबंध में। अब इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो COP28 हुआ था 2023 में उसमें ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है, ठीक है। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका हुआ था 2023 में दुबई में हुआ था, UAE में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार किसके द्वारा और किस कार्यक्रम के तहत शुरुआत किया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, यूनेस्को के द्वारा और मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत शुरुआत किया गया था। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करने हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। पहला भारत में अगर देखा जाए पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, जो कि 1986 में इसको घोषित किया गया था। नीलगिरी कहाँ आपको, आप लोग कमेंट में करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के अधीन कौन सा वैधानिक निकाय भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी में से, तो फिल्मों को कौन प्रमाणित करता है, तो वो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। आंसर यहाँ पे क्या है, ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है, मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे पुरस्कार विजेता है, पुरस्कार श्रेणी और क्षेत्र आया था। चौधरी चरण सिंह ने क्या जीता, इनमें से कौन से पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ अवार्ड, तो इन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर वैजयंती माला बाली को क्या अवार्ड दिया गया, तो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, जो कि कला क्षेत्र में। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी मरणोपरांत इन्हें भारत ज्योति पुरस्कार से नवाजा गया था। और श्री भद्रप्पन, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री कला से निवाजित किया गया। तो इस प्रकार ये भी आपको ध्यान के महत्वपूर्ण जो लोग हैं जिनकी अभी मतलब डेथ हो चुकी है, उनके बारे में अगर हम देखें तो उनका जो पुरस्कार है, महत्वपूर्ण पुरस्कार, वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 62, 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का आधिकारिक विषय यानी कि थीम क्या था, ठीक है। देखिए 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, इसका थीम पूछ लिया गया, तो थीम भी आपको तैयार रखना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका थीम क्या था, तो ये पार्ट हो जाएगा, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व है, तो भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये इसका 2025 का थीम था इस बार। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए, किस भारतीय वैज्ञानिक को परमाणु विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाता है और उन्हें जाना जाता है और उन्हें अक्सर भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, तो उनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1948 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना में भी इनका प्रमुख योगदान रहा था। क्वेश्चन नंबर 64 आया था, इसरो द्वारा स्थापित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है, ये पूछा गया था। इनसेट नाम है या फिर INSS नाम है या फिर GPS इंडिया नाम है, फिर गगन नाम है, नाम क्या है उसका, जो कि क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह है, तो उसका नाम रखा गया था। इनमें से अगर हम देखेंगे तो इसका नाम कोई नहीं इनमें से, ठीक है। तो आंसर क्या है, ई पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कितना टफ क्वेश्चन है, जो इसका एग्जैक्ट नाम पता होगा वही जो इसमें कर पाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या है, इसरो द्वारा जो स्थापित है क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, उसका नाम है नैविक, ठीक है, नाविक नाम है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि भारत की स्वदेशी सैटेलाइट आधारित नेविगेशन प्रणाली है, ठीक है। इसका कवरेज भारत तथा उसके आसपास लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र तक होता है। इसमें 7 उपग्रहों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है, और जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। तो इनमें से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में गलत कथन है, ये बताना है। गलत कथन की अगर हम बात करेंगे तो 65 में डी पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। भारत समग्र पदक तालिका में 17वें स्थान पर था, ये गलत है। बाकी इसमें सही है, नीरज चोपड़ा में जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था, सही है। भारत ने 16 खेलों में रिकॉर्ड 117 एथलीटों का दल भेजा, भी सही है। भारत ने 6 पदक अर्जित किया, 1 रजत और 5 कांस्य। तो इस प्रकार ये 3 सही है, लेकिन चौथा गलत है, क्योंकि 17वें स्थान पर भारत इसमें नहीं रहा था, जबकि इसमें 71वें स्थान पर रहा। देखिए 1 स्थान सिर्फ गड़बड़ कर दिया। तो इस प्रकार आपको ये छोटा छोटा पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, अभिकथन और कारक।
अब इसमें आपका 66 से शुरुआत होता है कंप्यूटर के क्वेश्चन, और आपको इसमें देखना है कि कंप्यूटर के किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं अभी 2025 के पेपर में। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है IPv6 और IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए परिवर्तित किया गया था, और कारण है कि IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त IP एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कथन और कारण दोनों सही है, और क्या है ये व्याख्या भी करता है, तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्योंकि IPv6 और IPv4 का प्रतिस्थापन बनाने हेतु विकसित परिवर्तित किया गया था। मतलब इसका अगर कारण की बात करेंगे तो कारण RPC, क्योंकि IPv4 के 4.3 अरब एड्रेस इंटरनेट के तीव्र विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं थे, और यही कमी IPv6 लाने का मुख्य कारण था, इसलिए आर की सही व्याख्या करता है। डोमेन नेम सिस्टम के संबंध में गलत कथन की पहचान करना कंप्यूटर का अगला क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम के बारे में गलत कथन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन की बात करेंगे तो नीचे दिए गए जो सभी कथन हो क्या है, सभी सही है। मतलब DNS जो है डोमेन नेम सिस्टम, DNS सर्वर डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का उपयोग करता है, जो कि सही है। ठीक है, पोर्ट 53 का उपयोग करता है DNS, और DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में अनुवादित करता है, भी सही है। DNS जोन ट्रांसफर के लिए TCP और क्वेरीज के लिए UDP का उपयोग करता है। DNS कैशिंग नेटवर्क की दक्षता में सुधार करता है, ये चारों सही। अब यहाँ पे आपको देखिए DNS के बारे में विधिवत पढ़ना है। इस क्वेश्चन का पूछने का क्या मतलब कि आपको आपने DNS पढ़ा है पूरा कि नहीं पढ़ा है, मतलब उसका उपयोग क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है, उसका जो है नहीं होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसकी पॉजिटिव कुछ चीज़ें क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट, ये सभी आपको DNS में पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप पूरा पढ़िए, कोई भी टॉपिक है उसको पूरा पढ़ना है आपको, उसमें छोड़ना नहीं है। छोड़ देंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आपका गलत हो जाएगा। चलिए, वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। और हाँ, कंप्यूटर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे कंप्यूटर से मैंने ढेर सारे वीडियो कराए हुए हैं, और आप उसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेन भी दिया गया, बहुत ज़बरदस्त है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, वो डिवाइस या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोध और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, मीडिएटर के रूप में कार्य करता है, उसको हम किस रूप में जानते हैं, तो उसका नाम है प्रॉक्सी सर्वर। क्या नाम है, प्रॉक्सी सर्वर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है, प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर जो होता है इंटरनेट पर क्लाइंट जैसे आपका ब्राउजर और सर्वर जैसे वेबसाइट होस्ट करने वाला सर्वर, इसके बीच जो है इंटरमीडिएटरी का काम रूप में कार्य करता है। यह क्लाइंट की ओर से अनुरोध के सर्वर तक पहुंचाता है और सर्वर की प्रतिक्रिया के क्लाइंट तक पहुंचाता है। यह अक्सर सुरक्षा, कैशिंग, लोड बैलेंसिंग और गुमनामी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर हो गया। अगला प्रश्न, भंडारण क्षमता इकाइयों को उनका सही मिलान करना है। मतलब 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, या मेगाबाइट्स या केबी किलोबाइट्स या जीबी, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 किलोबाइट्स बराबर 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB, यानी कि मेगाबाइट के। तो मेगाबाइट एक गीगाबाइट बराबर हो जाएगा 1024 MB। 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB। ठीक है, और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 KB। तो इस तरीके से KB मतलब किलोबाइट, इसका मिलान हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं का बार बार आदान प्रदान करता है, उन्हें बढ़ाता है, उसे प्रायः क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं बॉट। क्या कहते हैं, बॉट कहते हैं। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, बॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऐसा तरीका जिसमें ईमेल एड्रेस URL में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, जबकि कौन सा इसमें से है उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का तरीका है। ऑप्शन 2 जगह आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा तरीका है जो पहले वाले को फिलअप करेगा, तो यहाँ पे जगह स्पूफिंग। ठीक है, स्पूफिंग स्पूफिंग क्या होता है, एक ऐसा तरीका जिसमें ईमेल एड्रेस या फिर URL में फेरबदल करके लोगों को धोखा देते हैं, उसको कहते हैं स्पूफिंग करना, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट है। और दूसरा है ये फिशिंग तरीका। फिशिंग जो होता है लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का तरीका, तो उसको कहते हैं फिशिंग करना। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में कहीं सही कथन पहचाना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल के बारे में आपको
जानना है कि इसके बारे में सही संदर्भ क्या है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या किया गया था 72 में कि विकल्प इसमें ए सही है, जबकि यूपी ट्रिपल एस सी ने ई माना था कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें ई माना गया था यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से, जबकि इसका विकल्प ए सही है। निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या स्तंभ संदर्भ को लॉक करने के लिए हैशटैग डॉलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये सही है। ठीक है, लेकिन इसमें से आयोग ने कौन सा आंसर मारा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक भाषा सेटिंग जिसको हम कहते हैं एनएलपी में टोकनाइजेशन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो टोकनाइजेशन मतलब टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना, उसको हम कहते हैं टोकनाइजेशन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे इसका ए ऑप्शन राइट है बिल्कुल। प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग यानी एनएलपी में टोकनाइजेशन किसी बड़ा टेक्स्ट जैसे वाक्य है, पैराग्राफ, इसको छोटे छोटे हिस्सों जैसे कि शब्द, वाक्यांश यानी फ्रेज और सब वर्ड्स में तोड़ने की प्रक्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा डिवाइस होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज में से प्रदान करता है। तो वो है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अगला प्रश्न, मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है। अब मैक एड्रेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके लिए बी सही है। यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान होती है मैक एड्रेस। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैक एड्रेस की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। एक हार्डवेयर एड्रेस होता है। यह जो है निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान होती है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को निर्माता द्वारा स्थायी रूप से दिया जाता है। यह 48 बिट या फिर 6 बाइट का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। इसे भौतिक पता या हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। तो ये हो गया मैक एड्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से कौन से और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। तो एक पुल ब्रिज के रूप में कार्य करने वाला, इसमें से अगर देखा जाए तो सेंसर और क्लाउड के बीच ब्रिज के रूप में कार्य करता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आईओटी जो होता है आई टू गेटवे मुख्य रूप से सेंसर डिवाइस जैसे कि आरएफआईडी, कैमरा, स्मार्ट डिवाइस आदि, और क्लाउड के बीच जो है ब्रिज का कार्य करता है। यह सेंसर से प्राप्त डेटा को स्टोर करता है, एकत्रित करता है और उसे प्रोसेस या फिल्टर करता है और फिर क्लाउड सर्वर को भेज देता है। ये होता है आईओटी का काम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कुछ इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सब टोटल 9A1 A10 किस प्रकार से सम A1 A10 से भिन्न है, ये बताना था। ठीक है, यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सब टोटल मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों यानी फिल्टर के साथ को अनदेखा करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। एक्सप्लेन देखते हैं तो सम A1 A10 ये जो है साधारण योग करता है और सभी मान चाहे पंक्तियाँ छिपी हों या फिल्टर से हटाई गई हों को जोड़ता है, अगर इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, लेकिन सब टोटल 9A1 to A10 यहाँ 9 बराबर सम फंक्शन कोड होता है, यानी कि सब टोटल की खासियत यह है कि यह फिल्टर की वजह से छिपाई गई पंक्तियों को गणना में शामिल नहीं करता, लेकिन अगर कोई पंक्ति अपने मैनुअली हाइड की है तो सब टोटल 9 उन्हें शामिल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब टोटल और सम के बारे में पूछा गया था कि बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इस प्रकार ये इसीलिए सब टोटल क्या होता है, मैनुअल रूप से दिखाई गई पंक्तियों यानी फिल्टर के साथ को अनदेखा करता है और उत्तर यही सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन आया था कि जो स्टोरेज सिस्टम है और उसकी विशेषता क्या है, जैसे कि EEPROM, NVMe, तो और इसके बाद दो और आता है HDD और यहाँ पे DRM दिया गया। तो DRAM HDD इसके बारे में हमें बताना था कि इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए EEPROM की अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है ये क्या है, ये विद्युतीय रूप से मिटने योग्य और प्रोग्राम है। अब आप इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा तभी आप इसका जो है मिलान कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो बी हो जाएगा और इसका हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। EEPROM जो है ये विद्युतीय रूप मतलब इलेक्ट्रॉनिकली रूप से ये मिटने योग्य और प्रोग्राम योग्य होता है। NVMe की बात करेंगे तो PCI एक्सेस बस और SSD को सर्वर स्टोरेज से जोड़ती है। HDD क्या करती है तो मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स है, मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। और DRAM जो है ये लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता वाली फास्ट वोलाटाइल मेमोरी होती है। DRAM मतलब डायनेमिक रैम। DRAM और SRAM दो रैम के बारे में पढ़ा होगा, तो वही DRAM के बारे में यहाँ पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पर भी देखिए मिलान करने के लिए आया था। हार्डवेयर डिवाइस और उनके कार्य क्या क्या होते हैं, इस प्रकार
यहाँ मिलान है, जीपीयू हो गया, रैम है, एसएसडी है, सीपीयू है, ठीक है, मिलान करने के लिए आता है। इन सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है, इनके कार्य पढ़ना है, तभी आप यहाँ पे मिलान कर पाएंगे, ठीक है। जीपीयू का कार्य क्या है, ग्राफिक्स और विजुअल डेटा को डेडिकेटेड प्रोसेसिंग करना। रैम जो होता है ये एक्टिव प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी यानी कि टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। इसके अलावा एसएसडी की बात करेंगे, इस परमानेंट डेटा के लिए जो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है। सीपीयू जो होता है ये निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये सभी कार्य इसके होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 भी मिलान करने के लिए आया था। मोबाइल टैबलेट स्क्रीन का प्रकार और उसकी विशेषता दिया गया, ठीक है। एमोलेड, एमोलेड की क्या विशेषता, एलसीडी क्या है, रेटिना डिस्प्ले और ई लिंक क्या है, ई इंक क्या है। ये सभी मोबाइल डिस्प्ले के प्रकार हैं और उनकी विशेषताओं की बात करेंगे तो मिलान देख लेते हैं। एमोलेड जो होता है ये विविध रंग, वास्तविक काले यानी कि सेल्फ लिट पिक्सल होता है। एलसीडी जो होता है बैकलिट होता है, बजट डिवाइसों में ये आम होता है, ठीक है। इसके अलावा रेटिना डिस्प्ले जो होता है ये उच्च पिक्सल डेंसिटी वाला होता है, एप्पल जैसे एप्पल में इस्तेमाल करते हैं। ई इंक जो होता है कम शक्ति ई रीडर्स में प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। अब आपके क्वेश्चन 81 से जो शुरुआत होगा वो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन यहाँ पे आगे आपको मिलेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 और देखेंगे, बस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल का भी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो कवर कराया हुआ है, पूरी यूपी एक साथ एक ही आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो आप जाइए चैनल पर, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मतलब 81 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, पूछा गया था यूपी स्पेशल में कि 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो 1575 में कौन सा मुगल सम्राट हुआ करता था, तो वो था अकबर। ये अकबर के कार्यकाल में हुआ था। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अकबर, ठीक है। अभी अगर हम बात करेंगे तो इलाहाबाद का नाम क्या है, प्रयागराज हो गया है, ठीक है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती और सरस्वती नदी जो है अदृश्य मानी जाती है। इनका संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं और यहीं पर 12 वर्ष पर कुंभ मेला, प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। ये कौशाम्बी ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। चलिए संत कबीरनगर जिला आधिकारिक तौर पर कब सृजित किया गया था, इसका प्रशासनिक मुख्यालय बताना। अब देखिए प्रशासनिक मुख्यालय मैंने मंडलवार जो है पूरा वीडियो बनाया है। मंडलवार में 18 मंडल, जिसमें जो जितने टोटल जिले हैं 75 जिलों, उन सभी को कवर किया। तो वो आप जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको बन जाएगा इस प्रकार अगर पूछा गया तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 5 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। खलीलाबाद इसका क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। 21 मंडल के अंतर्गत आता है, संत कबीरनगर बस्ती मंडल का एक जिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कब स्थापना हुआ, 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। ये भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। अगला प्रश्न आया था, मिलान करना था। अर्जुन पुरस्कार विजेता और उनसे संबंधित खेलों के जो नाम थे उनसे रिलेटेड इनको मिलान करना है, ठीक है। ये अर्जुन पुरस्कार विजेता है और ये किस खेल से संबंधित है, ये मिलान करना था। चलिए मिलान कराते हैं। मीना शाह जो है ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, रणवीर सिंह वॉलीबॉल प्लेयर हैं, वंतिका अग्रवाल शतरंज प्लेयर हैं, प्रीति पाल कौन है, पैरा एथलेटिक्स हैं। तो इस प्रकार आपको जो अर्जुन अवार्ड प्लेयर्स हैं उन किस खेल से संबंधित है, सबसे पहले तो वही आपको ध्यान में रखना, याद में रखना और उसको तैयार करना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप ने जो 2020 में आई, जिसे 2022 में संशोधित किया गया, उसका उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। नीति की वैधता अवधि क्या है, तो इसकी अवधि है अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक इसकी अवधि रखा गया। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान करना, ठीक है। बदायूं के बारे में पूछा गया क्वेश्चन था। बदायूं की बात करेंगे तो देखिए गलत कथन यहाँ पे दिया गया, पुराने नामों से एक बुद्ध मऊ था, जो कि सही है। बदायूं का पुराना नाम में से एक बुद्ध मऊ था। बदायूं 1801 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण में आया, ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में बदायूं का किला फतेह किया था, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया था, जो कि गलत है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि
अगर हम बात करेंगे तो उस समय गांधी जी जो थे वो दिल्ली में थे, सॉरी मुंबई में थे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसके लिए सही हैं। 1801 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया बदायूं। ऐबक ने 1196 में बदायूं का किला फतेह कर लिया था। पुराने नामों में से एक बुद्धमऊ इसका नाम था, तो ये सही है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गीडा की स्थापना कब हुई, ठीक है। आपको गीडा की स्थापना पूछा गया तो आपको जितने भी विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में संचालित हैं उन सभी का आपको स्थापना याद रखना है और याद करना भी है। इसका आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 1989। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन दो बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सी दो कंपनियां हैं जो निजीकरण पर विचार किया जा रहा है, तो वो है बीपाट, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। तो ये दो जो वितरण निगम है इनको निजीकरण पर इसके विचार किया जा रहा है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1928 में जब उत्तर प्रदेश का विधान भवन बना तो उसके वास्तुकार कौन थे उनका नाम बताना। तो उनका नाम था सर स्विनन जैकब और हीरा सिंह, इन दोनों ने मिलकर इसका बनाया था। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। कंपनी का नाम याद रखिएगा, मेसर्स मार्टिन एवं कंपनी, ये भी नाम याद रखिएगा। स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है और इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई। स्मृतिका युद्ध स्मारक जो है ये लखनऊ छावनी में स्थित है। इसकी आधारशिला जनरल एस.एफ. रोड्रिक्स के द्वारा रखी गई थी। तो ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और भौगोलिक सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। दूसरा है कुरु पांचाल वत्स विदेह मध्य प्रदेश के प्रमुख महाजनपद में से एक थे जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते थे। तीसरा है सम्राट अशोक ने मध्य देश में कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए। अब यहाँ से बताना कौन सा कथन सही है। सही कथनों की बात करें तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल संदर्भ में सही कथन है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि वहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि कुशीनगर में दिया था, गलत हो जाएगा। अशोक ने पूरे भारत में लोक कल्याणकारी कार्य करवाए, न कि सिर्फ मध्य देश में। और कुरु पांचाल वत्स विदेह ये भारत के कई राज्यों में विस्तारित है, तो इसलिए कोई भी कथन सही नहीं होगा यहाँ पे। 93 नंबर क्वेश्चन ओडीओपी से आ गया था, एक उत्पाद एक जिला के उत्पाद को मिलान करना। भदोही में ओडीओपी के तहत क्या दिया गया, तो जिले मिलान करते हैं। भदोही को कालिंदरी ओडीओपी के तहत रखा गया है और कन्नौज में इत्र को रखा गया, लखनऊ चिकनकारी जरी जरदोजी, मुरादाबाद धातु शिल्प को। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में बताना कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार दो नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं। कौन सी दो नदियां हैं जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नदियाँ, गंगा यमुना है क्या। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, खखरा और शारदा नदी। ये दो नदी जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती हैं। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पीलीभीत जिले और शाहजहांपुर जिले में यह फैला हुआ रिजर्व है और यह रिजर्व भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार शारदा और खखरा दो नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता मानदंड नहीं है इनमें से। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सा पात्रता मानदंड है। पहला है उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो ये पात्रता जो है गलत दिया गया है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश बेरोजगारी योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं परीक्षा गलत क्या है उत्तीर्ण किया, गलत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी मान्यता के लिए जो है कौन कौन सी पात्रता है, तो वो स्थायी निवासी होनी चाहिए और कुल पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए और किसी भी निजी या सरकारी नौकरी में काम नहीं कर रहा हो, तो ये उसकी पात्रता है। तो पहला वाला यही हो जाएगा क्योंकि ये इसका मानदंड नहीं रखा गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है कि यूपी एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दिया जाएगा। तो अब जो नीतियां आती हैं यूपी स्पेशल जो नीतियां निकाली जाती हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ के उसमें जो पॉइंट टू पॉइंट डेटा को
तैयार रखना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की प्रावधान है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। 97 है उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं ये बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला जो दिया गया है कि यह हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करती है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हिंसा की शिकार महिलाओं को नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, ये भी सही है। तीसरा, यह कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं, जो कि ये गलत है, ये जो है तीसरा गलत है। चौथा है कि कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जा सकता है, तो ये सही है। तो इस प्रकार कोई भी आप देखिए योजना परियोजना है तो उसके बारे में आपको जरूर जानना है, पॉइंट टू पॉइंट बात है। तो यहाँ पे कितने से होगा 1 2 3, मतलब 3 कथन सही है इसके लिए, एक गलत हो जाएगा, 1 2 4 सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है कथन और कारक से है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है और कारण इसका है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब यहाँ पे बताना था कि ये कथन और कारक में क्या सही है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कथन तो बिल्कुल सही है, जनसंख्या में नंबर 1 मामले पर उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर आता है, जबकि यहाँ पे दिया गया सबसे बड़ा राज्य है, तो कारण तो गलत हो जाएगा। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है, आंसर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित तो कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल है। 2015 में कौन से शहर चुने गए थे स्मार्ट सिटी मिशन में? स्मार्ट सिटी मिशन में चुने गए शहर जो इसमें से लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज थे, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की है इनमें से ये बताना है। तो उस पहल का नाम है महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ये पहल शुरुआत किया गया था। तो ये था ओवरऑल वीडियो जो कि 29 जून का पेपर था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला जो वीडियो हम लाएंगे इसी में प्रैक्टिस सेट के सेशन में तो सॉल्व पेपर ही होगा जो कि होगा 29 जनवरी 2025 वाला, तो उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।